नमस्कार, स्वागत है आपका 23 की तकरार किसकी सरकार में और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में वो खबर जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही और वो है राजा वर्सेस महाराजा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच चुनावी जंग भी अब तेज हो रही है। तो इस जुबानी जंग के चलते बहसबाजी तेज हो रही है, बयान सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सिंधिया पर तीखा वार किया, जिसका जवाब भी सिंधिया ने ट्विटर के जरिए दिया है। दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच की ये अदावत कोई नई तो नहीं है। जब भी दोनों आमने सामने आते हैं प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा जाता है, लेकिन इस बार तो एक दूसरे पर हमले काफी तीखे हैं। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने 2020 में हुए सत्ता परिवर्तन का जिक्र करते हुए सिंधिया को घिरा। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और तीखी हो चली है। 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। करोड़ के ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं अकाल दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। अब दिग्विजय सिंह सिंधिया पर निशाना साधें और सिंधिया का जवाब ना आए, भला ये भी कैसे हो सकता है। सिंधिया ने भी ट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि दिग्विजय जैसे मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। इतना ही नहीं, बीजेपी भी दिग्विजय सिंह के बयान के बाद उन पर हमलावर है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक सिंधिया जी आपके साथ थे तब अच्छे थे। अब आपसे उनके विचार नहीं मिले और उन मध्य प्रदेश का विकास करना है। देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास कर रही है वो विकास के साथ आए, इस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। आप याद रखिए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े संयम के साथ काम करते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। दिग्विजय सिंह जी अपने कुनबे को झांक करके देखिए। दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच ये सियासी टशन महज बयानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे के गढ़ों में भी सेंध लगाने का खेल चल रहा है। कुछ दिन पहले ही अशोकनगर के बीजेपी नेता यादवेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस का दामन थामा था, तो सिंधिया ने भी दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंध लगाते हुए हीरेंद्र सिंह उर्फ बंटी बना को बीजेपी में शामिल करवाया था। कुल मिलाकर सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच की ये सियासी जंग चुनाव तक यूं ही चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इलेक्शन टुडे में अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में मंतूराम एक बार फिर चर्चाओं में है। 2014 में अंतागढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मंतूराम पवार नाम वापस लेकर पूरे देश में चर्चित रहे थे और अब उनके एक बयान के बाद वो फिर सुर्खियों में आ गए हैं। और इस बार मंतूराम ने 2014 में चुनाव के ठीक पहले नाम वापसी का खुलासा किया है और तत्कालीन एसपी के ऊपर आरोप भी लगाया है। यहाँ वर्तमान एसपी राजेंद्र दास, उनके माध्यम से फोन के द्वारा मुझे धमकी दिया गया, यदि आप अपना नाम वापस नहीं लोगे तो कभी भी आपके ऊपर दुर्घटना घट सकता है, इनकाउंटर हो सकता है। अंतागढ़ विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। मेरा कोर कमेटी बन चुकी है। अपने इस बयान को लेकर एक बार फिर मंतूराम चर्चा में है। 2023 चुनाव में मंतूराम पवार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। 2014 उपचुनाव में मंतूराम ने नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा हलचल हुआ था। पूरा मामला जब हुआ तब उस वक्त
केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार थी। इस दौरान एसपी से मिली धमकी के बाद डर की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि मंतूराम पवार पर उपचुनाव में नाम वापस लेने के एवज में पैसे लेने के आरोप भी लगे हैं। वहीं उनके बयान पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी सुनिए। मंतूराम समय समय पर अपना विभिन्न बयान देते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ का एक चीज़ प्रमाणित है कि मंतूराम ने कांग्रेस की उम्मीदवारी वापस लिया था। मंतूराम बिका था। मंतूराम को जोगी एंड कंपनी ने बेचा था, रामायण एंड कंपनी ने खरीदा था। अब इसके बाद इतने दिनों बाद मंतूराम का एक नया खुलासा आ रहा है। निश्चित तौर पे वो मामला लोकतंत्र के लिए घातक था और अब इसमें क्या सच्चाई, इसको बेहतर मंतूराम ही बता पाएंगे। 2013 में अंतागढ़ विधानसभा सीट में बीजेपी के विक्रम उसेंडी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में उसेंडी सांसद चुने गए और ये सीट खाली हुई और पूरा ड्रामा शुरू हुआ। वहीं लगातार बदल रहे बयान पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और पूछा है कि क्या इन पर किसी सरकार का दबाव था। 2014 की घटना और 2014 से 23 तक अलग अलग बयान और 9 वर्षों बाद एक बिल्कुल अलग बयान। तो ऐसे में क्या किसी सरकार का दबाव था इन पर बयान को लेकर? अगर था तो सरकार को बदले हुए भी 4.5 साल हो गए और एसपी साहब ने तब एनकाउंटर की धमकी दी थी, इसीलिए उन्होंने वो कृत्य किया, या अभी किसी ने इन्हें एनकाउंटर की धमकी दी है या दबाव डाला है कि इन्हें इस प्रकार का बयान देना पड़ रहा है, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर मंतूराम पवार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले और करीब 9 साल बाद इसका खुलासा करने का फायदा क्या है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है, चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत जरूर गर्मा गई है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। बूथ बाजा में आज बात होगी छत्तीसगढ़ की ऐसी विधानसभा सीट की जहां की सियासत पर रियासत का काफी असर पड़ता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ की सियासत में रियायतों की अपनी भूमिका रही है और ऐसी ही सीट है कोरिया की बैकुंठपुर विधानसभा सीट, जहां फिलहाल रियासत से ताल्लुक रखने वाली अंबिका सिंह देव ही विधायक हैं। तो चलिए समझते हैं बैकुंठपुर का सियासी मिजाज। छत्तीसगढ़ में प्रमुख 36 वादों के साथ कांग्रेस की सरकार बनी 4.5 साल बीतने को हैं। आइए हम आम जनता, व्यापारी, कर्मचारी लोगों से जानते हैं कि वह इस सरकार के कार्यकाल और उनके काम के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। कोरिया की बैकुंठपुर विधानसभा सीट, इस सीट का मिजाज हमेशा से सियासी और राजशाही दोनों तरह का रहा है। इस सीट की सियासत हमेशा रियासत के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। विधानसभा सीट पर कोरिया पैलेस का दबदबा रहा है। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री और कुमार साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव यहाँ से हमेशा अपराजय रहे और अब उनकी भतीजी अंबिका सिंह देव इस विरासत को संभाल रही हैं। हालांकि रामचंद्र सिंह देव के चुनाव न लड़ने के बाद बीजेपी के भैयालाल राजवाड़े 2003 और 2018 में यहां से चुनाव जीते और कांग्रेस के इस मजबूत किले में सेंध लगाई। लेकिन 2018 में एक बार फिर से ये गढ़ कांग्रेस का हो गया। विधायक अंबिका सिंह देव एक बार फिर जीत का दावा कर रही हैं। उनका मानना है कि भूपेश सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिन वादों को हमारी सरकार ने बनने के पहले भी जो वादे किए थे, उनमें से मैक्सिमम वादे पूरे हो चुके हैं और बाकी जो वादे हैं उन पर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में अभी जो समय बचा हुआ है, इसमें पूरी उम्मीद है कि जो वादे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और आगामी चुनाव हमारी सरकार और सख्ती से और मजबूती से नए वादों से के साथ अपनी जनता के सामने वादे रखेंगी और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे।
बैकुंठपुर सीट पर कब्जा करना बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती से कम नहीं है। 2003 और 2013 के नतीजों को छोड़ दें तो ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन बीजेपी मानती है कि जनता कांग्रेस शासनकाल में परेशान है और बीजेपी की तरफ देख रही है। घोषणा पत्र में जो 36 वादे थे, इन्होंने किसी वादा को पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में माहौल खराब है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, युवाओं को छलने का काम किया, किसानों को छलने का काम किया। और मैं चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, आने वाले समय में पूरी जनता इसका जवाब देने को तैयार बैठी हुई है। विकास की बात करें तो बैकुंठपुर में समय के साथ विकास होता चला आ रहा है। विकास को लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं, तो जनता भी अपनी राय बेबाकी से रखती है। वैसे तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से कुछ सुधार ही है ना, और अच्छा लगता है। जो विधायक हैं यहाँ हमारे यहाँ आज तक बहुत कम गई है। उनका कार्यकाल में हम लोग का ग्राम पंचायत में कुछ नहीं हुआ है। वही 2023 में सरकार, वही मोदी की सरकार ही आएगी। तो इस सरकार से उम्मीद बेईमानी है। निश्चित रूप से जनता बहुत निराश है। इस विधानसभा का हाल देखा जाए तो उसमें भी यही हाल है, किसी प्रकार का कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जनता की प्रथम प्राथमिकता होगी और लोग याद करते हैं फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। बैकुंठपुर में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। सियासी मिजाज भी धीरे धीरे ही सही बदला है, जहां अब बात मुद्दों और विकास की होती है और घमासान भी इन्हीं पर होता है। सरकार के 4.5 साल बीत चुके हैं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छोटे व्यापारी, आम आदमी एवं कर्मचारी जनप्रतिनिधियों से बात करने पर वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। एक और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर उनके वादों को झूठा करार दे रहे हैं और कांग्रेस सरकार की विफलता गिना रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करती है, किसको समर्थन देती है और ऊंट किसके करवट बैठेगा। कोरिया से नीलेश तिवारी, बंसल न्यूज। और चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले पुलिस और राजनीतिक दलों को नक्सलियों की चुनौती का सामना करना पड़ता है। 18 अप्रैल 2023 ये वो तारीख है जब नक्सलियों ने बीजापुर विधायक के काफिले पर हमला कर दहशत फैलाने की कोशिश की। ये महज हमला नहीं बल्कि चुनावी साल में नक्सलियों के मंसूबे की ओर इशारा करता है, क्योंकि बीते कुछ चुनावों की वारदातों को देखें तो इस दौरान राजनेता नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं। लिहाजा बीजेपी हो या कांग्रेस, अब पूरी सतर्कता के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बना रहे हैं, तो पुलिस भी चुनावों को लेकर मुस्तैद हो गई है। चुनावी साल में फिर बौखलाए नक्सली, राजनीतिक दलों में मची खलबली। नक्सली देने लगे वारदातों को अंजाम, हर नापाक साजिश होगी नाकाम। 18 अप्रैल 2023 बस्तर में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। नक्सलियों ने घात लगाकर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला कर दिया। हमले में विक्रम मंडावी सुरक्षित बाहर आ गए। नक्सलियों का मंसूबा नाकाम हो गया, लेकिन यह साफ हो गया कि चुनावी साल आते ही नक्सली नापाक इरादों के साथ फिर से सक्रिय हो गए हैं। ये महज एक वारदात नहीं बल्कि चुनावी साल में नक्सलियों की मौजूदगी का इशारा है। बीते सालों की कुछ वारदातों को देखें तो समझना आसान होगा कि नक्सली चुनावी साल में राजनेताओं को टारगेट करते हैं। 25 मई 2013 झीरम घाटी कांड, कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 32 की हत्या। 20 अप्रैल 2014 बीजापुर जिले में तत्कालीन वन मंत्री महेश गागड़ा के काफिले पर हमला। गागड़ा के राजनीतिक गुरु पुरुषोत्तम सिंह समेत 3 की मौत। 9 अप्रैल 2018 दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में विधायक भीमा मंडावी की हत्या। यह घटना चुनावी साल में हुई और राजनेताओं को निशाना बनाया गया।
लिहाजा अब राजनीति दल नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए चुनाव प्रचार की अलग रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि अंदरूनी इलाकों में इस तरह की रणनीति से काम हो जिससे कार्यकर्ताओं को नुकसान न पहुंचे। बस्तर संभाग में लगभग 1.25 लाख पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, लेकिन सरकार उनके हाथों को बांध कर रखी हुई है। गश्त बंद हो चुके हैं, ऑपरेशन और जो सर्चिंग होनी चाहिए वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और सरकार नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति से निपटा जाए और रोड ओपन हो। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अपना जान माल को हाथ में लेकर के अंदरूनी क्षेत्र में काम करते हैं और कर भी रहे हैं और पार्टी उसकी दृष्टि से अलग रणनीति बना करके वहां पर काम करेगी। हमारा सरकार लगातार आईजी, डीजी, एसपी आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा है, पहले सुरक्षा, पहले जान। अगर सुरक्षा कोई कारणवश एसपी नहीं देता है, कोई कारणवश अगर थानेदार मना करता है, उस बातों को सबको लेके चलना है। जान पहले है, नेतागिरी बाद में। वहीं पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी भी मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले माओवादी न केवल राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को टारगेट करते हैं, बल्कि पोलिंग पार्टी और मतदान सामग्री को भी नुकसान पहुंचाने के इरादे से वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब पुलिस पहले से ज्यादा ताकतवर है और किसी भी तरह की वारदात को रोकने में सक्षम है। वर्ष 2023 और 2024 जो विधानसभा एवं लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है, इस दौरान किस तरीके से हमको बेहतरीन जो सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार फील्ड से इनपुट लेकर, फीडबैक लेकर हम लोग कार्य योजना तैयार करेंगे और क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण एवं मतदान प्रक्रिया से शामिल सभी जो दल को किस तरीके से हम सुरक्षित कार्य संपादन करने के लिए हम एक वातावरण निर्मित कर सकता है, इसी दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। पहले की तुलना में हमारे पास अभी फोर्स की ताकत पर्याप्त है। चुनावी साल में वारदातों के जरिए नक्सली अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने की हर नापाक कोशिश करते हैं। लिहाजा जरूरी है कि पुलिस के साथ साथ राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति से काम करें ताकि नक्सलियों के हर नापाक मंसूबे को नाकाम किया जा सके। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और इधर बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत से। राजेश मूणत लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। हालांकि 2018 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2023 को लेकर क्या है बीजेपी की रणनीति और किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी पार्टी, आइए जानते हैं। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजेश मूणत। आज हम उन्हीं से बात करेंगे और पश्चिम विधानसभा सीट के बारे में लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हाल है इस सीट का और जब वो 2018 में चुनाव हारे थे उसके बाद की स्थिति अभी किस दौर पर है। राजेश मूणत जी, आप 2003 से लगातार छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री रहे, 2018 में आपको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से अभी किस परिस्थिति में देखते हैं आप? देखिए, जिस उम्मीद और जिस कल्पना को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य की नींव रखी गई, ये एक मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र था जो मध्य प्रदेश से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर राजधानी से था। यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण कद्दावर नेता यहाँ पर हुए। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की ऊंचाई है, छत्तीसगढ़ राज्य में अगर कोई देश में नाम हुआ है तो धीरे धीरे इससे छत्तीसगढ़ नया उदित राज्य के रूप में हुआ है, एक पहचान मिली है। राजधानी रायपुर थी, नई राजधानी भी बनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसका अपना एक अलग मॉडल देश के अंदर चर्चित हुआ, स्मार्ट सिटी के रूप में बाद में चर्चा में आई। लेकिन रायपुर को जिस प्रकार से संवारा और रायपुर को जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अन्य गतिविधियों में रायपुर ने अपना एक स्थान बनाया, ये 5 साल से दूर हो गया। दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों जीत का दावा कर रही है 2023 चुनाव में। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत अहमियत रखते हैं चुनाव में? दूरदृष्टि, पक्का इरादा, स्पष्ट सोच, संपूर्ण विकास,
शहर राजधानी के रूप में दिखना चाहिए, चाहे कानून व्यवस्था की बातचीत हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत हो। ये शहर मेरा आपका अपना है। मैंने इस शहर को जो 10 साल 15 साल में हमने मिलकर के बीजेपी के रूप में सरकार में काम करते इस शहर को संवारा है, और इस शहर में जितने काम उसके बाद हुए, तो मैं आपके माध्यम से ये बात को इसलिए कहता हूँ ना कि सरकार की सोच नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, इसकी कल्पना नहीं है, इसका विजन नहीं है। ये क्या करेंगे? आज बच्चे पढ़ने आते हैं, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। हमारी सरकार आई तो उन बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम कैसे मिले, अच्छा शुद्ध वातावरण में गार्डन कैसे हो, अच्छी रोडें कैसे बने, और 24/7 पीने की पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कैसे हो। ये सब होने के बाद में भी खाली आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी व्यवस्था कानून व्यवस्था, जो ध्वस्त हो चुकी राजधानी की। ये थे राजेश मूणत, जिन्होंने कहा कि लचर कानून व्यवस्था और बदलता शहर जो है वो मुख्य मुद्दा रहेगा, और इन्हीं मुद्दों को लेकर 2023 चुनाव में बीजेपी पश्चिम विधानसभा में जाएगी। और लगातार जो राजधानी रायपुर में व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, उन मुद्दों को लेकर भी राजेश मूणत ने, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं और जो अभी हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री भी है, उन्हें घेरा है और कहा है कि इसका असर जो है वो आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज रायपुर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल 23 की तकरार किसकी सरकार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।